ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर सिस्टम कैसे हुआ उसका बेसिक 9th स्टैंडर्ड में हम कर चुके हैं, पर उसको मैं फिर से नहीं ले रहा। तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा, नंबर की पूरी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, वो पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर वो पता हो ना तो एक आधा ऑब्जेक्टिव अगर पूछ ले टेढ़ा मेढ़ा करके तो तुम लोगों को पता हो। हाँ, नंबर फैमिली वो पूरा देख लेना। तो चलो रियल नंबर से शुरुआत करते हैं। बड़ा ही बेसिक से मैं शुरुआत करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 6 12 करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इसमें जो नंबर अंदर है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, जिसको हम कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। ये जो बाहर नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिवाइजर कहेंगे, जिसको हम स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे। ये जिससे की मदद से हम इसको जीरो कर पा रहे हैं उसको हम कोशेंट यानी कि कैपिटल क्यू कहेंगे, और ये जो जीरो हो रहा है उसको हम रिमाइंडर कहेंगे, जिसको आर से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल वाला। इसके हिसाब से एक फॉर्मूला बनता है जो कि है डी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। क्या है? डी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला 9th में या 8th में बहुत पॉपुलर था, पर बाद में सिलेबस। हाँ, दरबार में डंका पड़ा रात में। ये दरबार में डंका पड़ा रात में। इसके रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स उड़ते उड़ते आ जाएंगे, पर सिलेबस में से कट गया है तो मैं श्योर नहीं हूं कि आएंगे या नहीं, वरना पहले बहुत आते थे दरबार में डंका पड़ा रात में। पर हाँ, ये पॉलिनोमियल्स जो है उसमें ये आ जाएगा, मुझे पता है तब तक कि आप लोगों को डिवाइजर दे देंगे, कोशेंट दे देंगे, रिमाइंडर दे देंगे और बोलेंगे कि पॉलिनोमियल ढूंढो यानी कि डिविडेंड ढूंढो। ऐसा एक दो प्रॉब्लम है भी, पर हम उसको डिस्कस करेंगे जब आएंगे। तो दरबार में डंका पड़ा रात में ऐसे। अच्छा, रिमाइंडर जीरो होना या रिमाइंडर जीरो ना होना का क्या मतलब है? कब ऐसा होगा कि रिमाइंडर जीरो होगा और कब ऐसा होगा कि रिमाइंडर जीरो नहीं होगा? वेरी नाइस। जब भी डिवाइजर परफेक्टली डिविजिबल हो डिविडेंड के लिए तब रिमाइंडर जीरो आता है। तो तब मैं बोल सकता हूं कि जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तब डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का ही हिस्सा है, परफेक्टली डिविजिबल है। चलो, तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर जीरो हो तो वो परफेक्टली डिविजिबल है और अगर ना हो तो वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। थोड़ा और हम आगे बढ़े तो मान लो यहाँ पे अगर 12 को मुझे लिखना हो फैक्टर वाइज तो उसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो उसमें तुम मुझे बता सकते हो कि 12 को हम क्या कहेंगे? 12 को हम कहेंगे कॉम्पोजाइट नंबर। क्या कहेंगे? कॉम्पोजाइट। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या कहोगे? प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े और कॉम्पोजाइट का मतलब होता है जुड़ाव। तो टुकड़े जोड़ के कॉम्पोजाइट नंबर बना सकते हो। अभी ये जो 12 है उसको मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन और यहाँ पे ट्री फैक्टराइजेशन से तोड़ा हुआ है। इतनी चीजें बेसिक है। अभी हम आ जाते हैं 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट थियरम के ऊपर, जो कि है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल यानी कि मूलभूत, बेसिक, थियरम यानी कि नियम, ऑफ अरिथमेटिक यानी कि जो हम नंबर के साथ कर रहे हैं उसका। क्या नियम है? एवरी कॉम्पोजाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट of prime numbers, and this factorization is unique किसके लिए? apart from order in which the prime factor occur। कोई भी composite नंबर ले लो, उसको अगर प्राइम में तोड़ दोगे तो उसका जो फॉर्मेशन है हमेशा हर नंबर के लिए अलग होगा। हाँ, उसका ऑर्डर तुम चेंज कर सकते हो, जैसे कि 2 2 3 लिखा उसकी जगह पे 2 3 2 या 3 2 2 लिख सकते हो, पर हाँ उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? यूनिक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ
32। इसका प्राइम फैक्टर कैसे होगा? 2 पावर 5। तो ये क्या हो गया? 2 पावर 5। पर यहाँ पे अगर मैं 35 ले लूं तो इसका क्या है? 5171। तो तुम देखो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो, उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो अलग ही होगा, यूनिक ही होगा। यही है हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ तक चीजें क्लियर? इतना लिख लो, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गुड। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 हम बाद में लेते हैं, क्योंकि उसके जैसे सिमिलर प्रॉब्लम एक साथ ले लेंगे। फाइंड एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म? वेरी नाइस। एचसीएफ का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके। एलसीएम का दूसरा कोई नाम है? ठीक है। एचसीएफ का दूसरा कोई नाम है? हाँ ठीक है। इसका और एक नाम है, आपको याद रखना चाहिए, जीसीडी। क्या? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एलसीएम का मैंने दूसरा कोई नाम देखा नहीं है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हो, बट एलसीएम इसका है जीसीडी। क्योंकि मुझे इसलिए याद है, एक पेपर में इन्होंने जीसीडी पूछ लिया था, बच्चे हैरान परेशान, ये कौन नया राक्षस है, ये तो पता ही नहीं था जीसीडी। तो वहां पे मार्क काफी कटे थे। तो जीसीडी इज अनदर टर्म फॉर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसको हमें सॉल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही फुद्दू, 7th स्टैंडर्ड का है। हाँ तो चलो, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? ठीक है। और 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 5। क्या बोल रहे हो? मतलब इसके फैक्टर्स पूछ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तुम मुझे वो बोल रहे हो कि किसके टेबल में आते हैं, नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। ओके, हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ढूंढना है। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 तरीके हैं, पर पहले मैं इजी वाला तरीका करवाता हूँ। अभी सबसे पहले मान लो मुझे एचसीएफ ढूंढना है। एचसीएफ हमेशा 2 नंबर का ही निकलता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, 20। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 20। 6 और 20 में कॉमन फैक्टर कौन से हैं? तो तुम लोग देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों लाइन में आता है? हाँ देखो, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। हाँ, और क्या है? क्लियर है? अभी हमें ढूंढना है इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये भी 2 नंबर के बीच में ही निकलता है, कम से कम 2 नंबर तो चाहिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो इसमें आपको सारे फैक्टर्स ले लेने हैं, ठीक है, पर जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही बार लेना है। तो ये कौन सा हो गया? 2, राइट? और बाकी के सारे फैक्टर्स ले लो, तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 5। सिंप्लीफाई करो, 60। तो ये क्या हो गया इसका? 60। तो 60 इसका एलसीएम है। एक क्लियर है? कोई डाउट? लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। तो पहले तो मुझे बताओ 96 के क्या फैक्टर होंगे? अगर मन से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी से कर लो। पता है? मन से मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पार्टी का नाम है महाराष्ट्र, नहीं तो बीजेपी। मन से मतलब दिल से कर लो। 96 हो रहा है क्या मन से? कितना हो रहा है? 2 4 8, 1 6, 2 8 16, 2 2 4, 2 12, 2 6
2 3 3 1, यानी कि 2 कितने टाइम्स? 5 बार, और 3 एक बार। ठीक है, उसी तरीके से 4 नॉट 4 एरर। हाँ हाँ, लॉल जैसा ही लग रहा है। चलो 404 2 101 2 2 101 2 पावर 2 और 101। अभी देखो वो जो मैंने मेथड बताई ना HCF और LCM की, अच्छी है, बुरी नहीं है, बट छोटे स्टैंडर्ड तक सही है, पर जब हम एक्सपोनेंट पढ़ने लगे तब वो तकलीफ देती है। तो एक चीज याद रखो, हाई के टाइम लो, लो के टाइम हाई। क्या? हाई के टाइम लो, लो के टाइम हाई। तो अभी अगर हमें HCF निकालना हो ना, तो इस चीज को याद रखो, HCF निकालना हो तो आप लोगों को याद रखना है लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन। क्या याद रखना है? पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, हाई के टाइम लो। और LCM निकालना हो तो लो के टाइम हाई, लो के टाइम हाई। हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, थोड़ा चेंज है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स। यहां पे देखो HCF में कॉमन फैक्टर और LCM में ऑल फैक्टर, ये बहुत ही बड़ी चीज है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों में या तो ऑल ले लेते हैं, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, पर गलत है। हाई के टाइम लो, लो के टाइम हाई। HCF के टाइम कॉमन लेना है, LCM के टाइम सारे लेने हैं। यहां तक चीजें क्लियर? ओके चलो, तो अभी अगर मुझे HCF निकालना हो, HCF दो नंबर का 96 और 404, तो हाई के टाइम लो, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल, ऐसा क्या है जो दोनों में है? 2। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ? 2। उसका हाईएस्ट पावर या लोवेस्ट पावर? कितना है? 2 पावर 2, तो कितना मिल गया? ये हो गया हमारा आंसर में, राइट। अभी LCM 96 और 404, लोवेस्ट के टाइम हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो सबसे पहले आप सारे फैक्टर्स लिख लीजिए, कौन कौन से? 2 3 और 101। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? 2 3 और 101, 101। अभी क्या, लो के टाइम हाई। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 101 का 2 पावर 5 इज मल्टीप्लाई 303, 303 मल्टीप्लाई 32 करके बताओ कितना हो रहा है? 303 और 32, 9696। तो ये हो गया तुम्हारा LCM। हाई के टाइम लो, लो के टाइम HCF के टाइम कॉमन, LCM के टाइम ऑल। हो सकता है, कोई डाउट है? लिख लो 9696 96। चलो मान लो कोई भी दो कॉम्पोजाइट नंबर या कोप्राइम नंबर या कोई भी नंबर है, अगर उनके बीच में हमें फॉर्मूला बनाना हो HCF और LCM का, तो ये उसका फॉर्मूला है। क्या है? HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A, B इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। इस फॉर्मूला के जरिए आप 1 मार्क का सवाल हो तो आप तुरंत से निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर मुझे बताओ। हाँ, कोई भी दो नंबर 8 और 12। हमें इन दोनों का मान लो कि HCF दिया हुआ है, इसका HCF बता सकते हो? देखो 222 और 223 4 ना, तो इसका HCF 4 होगा। अगर मुझे इसका LCM निकालना है बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, देखो HCF 4 है और नंबर 2 है, तो आप इस फॉर्मूला से इसका LCM निकाल सकते हो।
तो जो हाजिर है उसको यहाँ पे डाल दो। चलो HCF ऑफ A कॉमा B कितना है 4 मल्टीप्लाई LCM हमें ढूंढना है, तो LCM ऑफ A कॉमा B को वैसा ही रहने दो। A कॉमा B की जगह पे हम नंबर डाल देते हैं 8 एंड 12 इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 12 लिख दो। अभी 4 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो LCM 8 कॉमा 12 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 4 4 टू ज़ा 12 टू ज़ा, तो इसका LCM 24 होगा। तो ये स्ट्रेटर्जी आप तब यूज़ कर सकते हो जब ऑब्जेक्टिव्स में ये सवाल पूछा हो। अच्छा, तो मेरा एक सवाल और है कि अगर ये फॉर्मूला 2 नंबर के लिए बन सकता है तो क्या यही 3 नंबर के लिए बन सकता है क्या? मल्टीप्लाई LCM B, C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, ऐसे हो सकता है क्या 3 नंबर के लिए? जवाब है नहीं, नहीं हो सकता। नहीं, तुमने बोला था नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए ही हो सकती है, 2 से ज़्यादा नंबर के लिए कभी नहीं हो सकती। और 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हो तो बेहतर है। अंश जी लिख लो। चलो आगे बढ़े। ठीक है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। 3 नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, ऐसा लिखा हुआ है। तो कैसे करें बताओ? चलो 6 के फैक्टर्स बता दो। 2 3। वेरी नाइस, क्या बात है। 72 के पूरा बताओ। 72 किसके टेबल में आता है? 8 9 जा 8 को तोड़ो, 2 2 2 3 3। तो वही तो बोल रहा हूँ। 2 2 2 3 3 2 2 2 यानी कि 8 3 3 यानी कि 9। ठीक है, इसको तो लिख सकते हैं 2 पावर 1 3 पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 3 पावर 2। सही है। चलो उसके बाद 120 किसके टेबल में आता है? 120 12 10 जा 12 मतलब 2 3 2 5 यानी कि 2 2 2 3 5। ये हो गया 2 2 2 3 5। इसको कैसे लिखेंगे? 2 पावर 3 3 पावर 1 5 पावर 1। अभी सबसे पहले अगर HCF निकालना है 3 नंबर्स का, यानी कि 6 72 और 120, तो हाई के टाइम लो ऑफ व्हाट? कॉमन। ऐसा क्या है जो तीनों में है? हाँ, 2 3 2 3 2 3 तीनों में है। ठीक है, तो 2 और 3 तीनों में है, तो इसका लोवेस्ट 2 का लोवेस्ट 3 का लोवेस्ट आंसर 1। सही है। अभी LCM और 6 72 120। लो के टाइम हाई ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि 2 3 5 तो लिखी दूं मैं, 2 3 5। लो के टाइम हाई, 2 का हाई ऑल टाइम हाई 3, 3 का हाई 2, 5 का हाई, सिंप्लीफिकेशन करो 8 9 5 5 8 जा 40 9 जा 360 360। तो ये हो गया आंसर। इजी, पक्का समझ में आ गया? लिख लो। चलो शुरू करो। ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि 4 तक हो गया होगा, जैसे कि डिसाइड हुआ था। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो कर लेना। और इसको करने से पहले मैं एक बड़ा ही एग्जाम्पल अच्छा सा आपको देता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे
मतलब मान लो कि अगर दादाजी का बेटा मतलब आपके पापा, ठीक है, आपके पापा आपको डांट रहे हैं कि ભણવામાં ध्यान आप આટલું ઓછું रिजल्ट होए, और ऐसे आपको कंटिन्यूसली आधे घंटे तक डांट रहे हैं। बाद में दादाजी का पीछे से बैकग्राउंड में डायलॉग आता है, पता है, कुआमा होए तो अवाडामा आवे ने। सुना है कभी? मतलब पिताजी में हो तो बेटा जी में आएगा ना, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ना वो सेम उसी कैटेगरी का है। कुआमा होए तो हवाडामा आवे, मीन्स कुएं में पानी होगा तो उसमें जो बकेट डालोगे उसमें से पानी निकलेगा, कुएं में ही पानी नहीं होगा तो कैसे होगा? मतलब आपके मम्मी पापा स्मार्ट होगे तो आप स्मार्ट होगे, तो अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो अकेले आपकी गलती नहीं, ठीक है। चलो, तो इस प्रॉब्लम को देखो, कंसिडर द नंबर 4 पावर n। एक नंबर कंसिडर करो जो 4 पावर n है, वेर n इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, चेक करिए कि n की कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, जिसकी वजह से 4 पावर n जब खत्म हो तब उसके यूनिट प्लेस में 0 आए। तो सबसे पहले देखो, तुम लोगों को अगर 9th स्टैंडर्ड याद है तो हम ये चीज करते थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका कुछ डेटा याद है? ये था क्या, कुछ याद है? मतलब जिसको डिवाइड करें तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा डिवीजन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना रुके, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना रुकने वाला। इसी के ऊपर एक मूवी आई थी आर्नोल्ड की, टर्मिनेटर, जिसका हिंदी अनुवाद होता है रोकने वाला, ठीक है। अभी उसमें अगर और ज्यादा डिटेल में जाओ तो कुछ ऐसा आपने पढ़ा था, 2 पावर m 5 पावर n, याद है कि नहीं याद है? ऐसा कुछ देखा था? इसका मतलब यह था कि अगर डिवीजन में अगर 2 का पावर है या 5 का पावर है तो वो टर्मिनेट होता था, और अगर 2 या 5 के अलावा कोई नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता था, याद है? अभी इसी चीज का इस्तेमाल हम 10th में भी करेंगे। जैसे कि अगर किसी नंबर के पीछे मुझे 10 चाहिए ही चाहिए, तो एक चीज याद रखो कि उसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए। अगर 2 और 5 है तो वो 0 से खत्म हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मुझे देखो ये नंबर कौन सा दिया है, कंसिडर द नंबर 4 पावर n। तो नंबर कौन सा है? 4 पावर n। 4 के फैक्टर्स क्या है? 2 पावर 2 होल n। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 और 2। तो जिसके फैक्टर ही 2 है उसका यूनिट प्लेस कभी 0 हो सकता है? कम से कम 1 5 तो होना ही चाहिए। तो क्योंकि इसके फैक्टर में सिर्फ 2 है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, सिंस फैक्टर इज 2। अच्छा, इसको और ज्यादा डिटेलिंग में 2 पावर 2n भी लिख सकते हो। सिंस फैक्टर इज 2, देयर इज नो सच numbers, there is no such number which ends with digit 0। क्लियर हो गया? बस इतना ही है, कर सकते हो, लिख लो। कोई डाउट है तो बोलो। इसी के जैसा और एक प्रॉब्लम है, इसके बाद करते हैं। चलो आगे बढ़े। चलो, सेम सेम बट डिफरेंट कैसन करे पूरा गाना शुरू कर दे। कैसे करे? चलो इसको तो तुम ही हेल्प करो। कुआमा होए तो हवाडामा आवे। हाँ, 6 पावर n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर n। तो क्या लिखो? Since the factor is 2 and 3, the factor is 2 and 3, there is no such number. there is No such number. no such
number which ends number with which ends ends with with digit zero। फिर भी आपकी आत्मा को असंतोष रह जाए कि इतना छोटा सॉल्यूशन कैसन हो सकता है, तो आप ना अलग अलग नंबर कर सकते हो। लेट n इज इक्वल्स टू 1, सो 6 पावर 1 इज इक्वल्स टू 6। लेट n इज इक्वल्स टू 2 which leads to 6 power 2 36। let n is equals to 3 which is 6 power 3 which is 216। 6 6 6 और आगे जाओगे तो भी 6 ही होगा। so it does not end with 0। लिख लो। चलिए, अच्छा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि देखने में ना ये बड़ा ही फुद्दू लगता है, पर इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। जैसे कि एक्सप्लेन वाई, बताइए क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजाइट नंबर्स। तो कॉम्पोजाइट नंबर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो वो बताओ। दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स। हाँ, तो कॉम्पोजाइट का मतलब होता है सीधा सीधा मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। मोर देन 2, 2 फैक्टर से प्राइम नंबर। हाँ, 2 फैक्टर हो एग्जैक्ट उसको प्राइम बोलते हैं, 2 से कम हो उसको स्पेशल बोलते हैं, 2 से ज़्यादा हो उसको कॉम्पोजाइट। पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे प्लस है वो तकलीफ दे रहा है। हाँ, अगर प्लस नहीं होता ना तो हम बता पाते कि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है या नहीं, क्योंकि प्लस के बाद तो चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि 2 + 1 करूँ तो 3 है, तो वो कॉम्पोजाइट नहीं है, तो प्लस की वजह से ना मामला बिगड़ जाता है। तो हमारा काम ये है कि समझदारी के साथ हम इसको करें। तो ज़्यादातर बच्चे इसको कैसे करते हैं पता है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे पता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें 13 ऐड कर देंगे, मार्क्स मिलेंगे पर पूरे नहीं। बताओ क्यों? ऐसा क्या है जो वो बच्चा गड़बड़ कर रहा है? जब तुम छोटे थे तब आपको पूछा जाता था कि गाय के ऊपर निबंध लिखिए, तो लिटरली थोड़ी गाय के ऊपर बैठ के लिखना है, सही है ना। तो जब छोटे थे तब आप क्या लिखते थे कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, फिर गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है, गाय ये है, गाय वो है, लाइकवाइज। अच्छा, यही सवाल यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि राइट अ एसे ऑन अ काउ, तो वो ऐसे लिखेगा तो चलेगा? उसमें क्या लिखा जाता है कि गाय के कितनी ब्रीड्स होती है। जिस गाय को हम पूजते हैं वो बोज इंडिकस नामक ब्रीड है। हम सारी गाय को नहीं पूछते, हम सिर्फ बोज इंडिकस को पूछते हैं। बाकी सारी गाय को अगर मार भी दे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एक ही गाय को पूछते हैं। हमारी धार्मिक गाय एक ही है, कौन सी? बोज इंडिकस। जो ये लाल कलर की होती है ना, वो ज़्यादातर बोज इंडिकस होती है, उसी को हम पूछते हैं। तो ये कौन से लेवल का सवाल हुआ? यूपीएससी। तो इसमें अगर आप सिंपल ऐड कर दोगे तो हो सकता है कि आपको फुल मार्क्स ना मिले। तो अगर आपको इसमें कुछ यूज़ करना है, प्रॉपर्टी वगैरह, तो कैसे कर सकते हो? इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? कोई आइडिया आ रहा है? ऐसा कुछ है जो प्लस के दोनों तरफ है, तो उसको कॉमन ले ले तो कैसा रहेगा? तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। अच्छा, ये क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाई 7 कितना प्लस 1 78। 13 तो प्राइम नंबर है, 78 मतलब फैक्टर। हाँ फैक्टर्स। 13 के टेबल में आता है क्या? चलो, एक तो 2 हो गया, 2 3 जा 6, 2 9 जा, सही है ना। और 39 को भी खोल दे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर। मतलब क्या ये प्राइम है? अच्छा, क्या ये कॉम्पोजाइट नंबर है?
क्या ये नंबर कॉम्पोजाइट है? है ना? हाँ, तो यहाँ पे लिख दो यस इट इज कॉम्पोजाइट नंबर, इट इज कॉम्पोजाइट। समझ में आया या ज़्यादा वो हो गया, डीप हो गया? नहीं ना? अच्छा, इसको सीधा सीधा क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इस निष्कर्ष पे वैसे नहीं पहुंचते। चलो, इसी चीज का फायदा लेके वो दूसरा भी करवा दो। 7 × 6 यहाँ पे भी सिमिलरली 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ऐसा क्या है जो दोनों तरफ है? 5। तो बचेगा क्या? 6, हाँ 7 × 6 × 4 × 3 × 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1, हाँ या ना? ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करके बताओ कितना हो रहा है? 7 6 स्मार्टली करना है इसको ताकि इजीली हो जाए। 3 to the 6, 6, 6 is 46, 46. हाँ, ऐसे कर दो, 7 6 42 मल्टीप्लाई 4 3 2 24, राइट, प्लस 1। अब सिंप्लीफाई करो, शायद इजीली हो जाए। कितना? 1009 मुझे पता नहीं है। नहीं, 8 आएगा पीछे। प्लस 1 करते हैं। अच्छा, 1008 आ रहा है। हाँ 1008 आ रहा है। 1008 प्लस 1 यानी कि 1009। 5 मल्टीप्लाई 1009, और 1009 प्राइम नंबर है, तो इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हुए। तो क्या ये कॉम्पोजाइट है? नहीं, ये कॉम्पोजाइट है। ये गलत। एक तो हर किसी का फैक्टर होता ही है ना। देखो, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर खुद और 1। तो तुम 1 भूल गए, इसमें मेरी थोड़ी गलती है, ये कॉम्पोजाइट ही है। इट हैज 3 फैक्टर्स। देखो 3 फैक्टर है, हाँ 3 फैक्टर है। सो यहाँ पे भी लिखो यस इट इज ए कॉम्पोजाइट। चलो लिख लो। तुम भूल गए, मेरी गलती नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके आसपास सर्कुलर रास्ता है। तो मान लेते हैं कि ये स्पोर्ट्स फील्ड है, SF स्पोर्ट्स फील्ड, और उसके आसपास गोल आकार सर्कुलर पाथ है, रास्ता है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ड्राइव मतलब वो नहीं, वो दौड़ के जा रही है, मैं ऐसा कंसिडर करूंगा। ठीक है, ड्राइव, पैरों को चलाना भी ड्राइविंग ही बोलते हैं। हाँ, बाय द वे, ड्राइव योर लेग्स मतलब चलते बनो। हाँ, तो मान लो कि यहाँ पे 2 लोग हैं। एक है हमारी सोनिया, सोनी आ है, हाँ सोनी या नहीं। वो 18 मिनट ले रही है इस चक्कर को कंप्लीट करने में, और दूसरे हाथ पे रवि है जो 12 मिनट ले रहा है। तो बता सकते हो दोनों में से तेज कौन चल रहा है? रवि क्यों? कम टाइम ले रहा है। वेरी नाइस। अगर टाइम कम लो तो तेजी ज्यादा होती है, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मानो कि दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं और सेमी डायरेक्शन में चलते हैं, तो कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ही? तो मुझे बताओ कि ये मान लो कि रवि, सोनिया 18 मिनट ले रही है, मतलब रवि पहुंच जाएगा तभी सोनिया यहाँ पे कुछ होगी, फिर रवि और आगे पहुंचेगा तब जाके सोनिया पहुंचेगी। तो ऐसे मतलब 2-3 चक्कर तो हो ही जाएंगे। तो इसमें और एक एडिशन ऐसे हो सकता है कि बताओ कितने चक्कर के बाद दोनों मिल रहे हैं, क्या कितने रोटेशन के बाद मिल रहे हैं, ये एक्सटेंशन भी हम करेंगे।
पर अभी तुम लोग मुझे बताओ कि वो एक चक्कर में तो मिलने नहीं वाले, मतलब 2-3 चक्कर में मिलेगा, मतलब इन दोनों से बड़ा नंबर हमें चाहिए, और इन दोनों से बड़ा नंबर यानी कि एलसीएम या एचसीएफ। एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होता है और एलसीएम हमेशा नंबर से बड़ा होता है, तो हमें इसमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम 12-18 कितना होगा? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, इसको कैसे निकालना है? हम उसी से निकाले, फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 मतलब क्या? 2 into 3, और 18 मतलब क्या? 2 into 3 into 3, हाँ 2 3 6 3 18, राइट। और हमें चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम मतलब क्या? लो के टाइम हाई, हाई के टाइम लो, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ए, याद करो, हाईएस्ट पावर ऑफ हाई के टाइम लो, लो के टाइम हाई। ऑल मल्टीपल्स या ऑल फैक्टर्स, चलो तो इसमें कौन कौन से फैक्टर है मुझे लिखवा दो। चलो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 power 2 मल्टीप्लाई 3 power 1, और इसको लिख सकता हूँ 2 power 1 मल्टीप्लाई 3 power 2। तो इसमें फैक्टर्स कितने हैं? 2 3, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, उसके हाईएस्ट फैक्टर 2 2 2 2 2 2 जा 3 3 जा 9 4 जा 36 मिनट। तो दोनों 36 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। कितने मिनट के बाद? 36। अभी इसमें एक्सटेंशन जो हो सकता है कि पूछ ले आपको, क्योंकि एक पेपर में ऐसा था, अगर दोनों 36 मिनट के बाद मिल रहे हैं तो सोनिया कितने चक्कर के बाद मिलेगी और रवि कितने चक्कर के बाद मिलेगा? अगर दोनों 36 मिनट के बाद मिल रहे हैं तो इतने वक्त में सोनिया ने कितने चक्कर लगाए होंगे? रवि ने 3 लगाए होंगे और सोनिया ने 2। वेरी नाइस, क्योंकि 18 2 जा 36 और 12 3 जा 36, मतलब सोनिया 2 चक्कर के बाद मिलेगी जबकि रवि 3 चक्कर के बाद। ऐसा एक्सटेंशन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। इजी, लिख लो। चलो, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर को रिविजिट करते हैं। क्यों रिविजिट लिखा है? इससे पहले कब विजिट किया था? 9th में पहली बार था जब इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस होता है आपके साथ नंबर सिस्टम में। उसके बाद वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली कहानी, ठीक है। तो उसको हम फिर से रिविजिट करने वाले हैं। पर जब भी रिविजिट करना हो किसी के घर पे दोबारा जाना हो तो गिफ्ट लेके तो जाना पड़ता है। तो ये हमारा गिफ्ट है जो कि है थियरम 1.2। बोल रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। मान लो कि p कोई भी प्राइम नंबर है और अगर p किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, अगर p किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वही p उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये है थियरम। फिर से, अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा ही, ठीक है। वेर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो, कोई भी नंबर तुम ले सकते हो। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लो। मान लो कि वो प्राइम नंबर 3 है और 3 जो है वो 81 को डिवाइड कर सकता है। अभी तुम, मैं और बैक पाइपर सभी जानते हैं कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, राइट। तो अगर 3 81 को डिवाइड कर सकता है तो वही 3 9 को भी डिवाइड करेगा ही थियरम के हिसाब से। और हमें पता ही है 3 3 जा 9, 3 27 जा 81, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लो p इज इक्वल्स टू 7 और 7 जो है वो 2401 को डिवाइड कर रहा है, तो वो डेफिनेटली 2401 का स्क्वायर रूट यानी कि 49 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हम करेंगे उसमें ये थियरम इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर है? ना समझे हो तो बताओ, लिख लो।
सर दिन भर बताया खाली ये कर दिया था। चलो, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बड़ी ही अच्छी मेथड है। मैंने कभी इसके बारे में आपको बताया है? ठीक है, चलो। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अगर आपको समझना है ना, तो ऐसे समझो कि मान लो इस कमरे में खून हो गया, ठीक है। मान लो शिव मर गया, उसकी लाश यहीं पे औंधी पड़ी है, ठीक। अभी मान लो मामला सीबीआई में पहुंच गया, ठीक है। तो सीबीआई किस तरीके से काम करती है कि वो आएगी, सबूत इकट्ठा करेगी, और हम तीनों में से जो खूनी होगा उसके ऊपर सबूत इकट्ठा करेगी, सबके स्टेटमेंट्स लेगी और मुझे जेल में डाल देगी, राइट? ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है ना, वो उल्टी मेथड है। मान लो कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से केस सॉल्व करना है शिव का, तो क्या करेगी पुलिस? पहले मुझे पकड़ेगी और साबित करेगी कि मैं खूनी नहीं हूं, बाद में इसको पकड़ेगी, साबित करेगी कि ये खूनी नहीं है, और बाद में क्योंकि तुम बच गए तुम खूनी हो। ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप सीधा उसके सबूत इकट्ठा करो और साबित कर दो कि वही खूनी है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? बाकी सारी चीजें नहीं है इसलिए ये है। अभी उसको ही समझने के लिए थियरम 1.3 लेते हैं। प्रूव करो कि √2 इरेशनल है। प्रूव करिए कि √2 खूनी है। तो हम शुरुआती कैसे करेंगे पता है? वो एक खूनी नहीं है। Let us, हाँ, That root to be rational. let us assume that √2 is rational. हाँ, शुरुआती ऐसे करनी है कि मान लो कि ये खूनी नहीं। अभी हम साबित करेंगे कि ये खूनी नहीं, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इसको, ठीक है। ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। समझाता हूँ, रुको। अभी अगर √2 रैशनल है तो क्या मैं √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ? ठीक है। मान लो a और b कोई भी कॉम्पोजिट, सॉरी a b नहीं लेते, चलो सबसे पहले RS ले लेते हैं, RS अग्रवाल, ठीक है। हाँ। मुझे RS कुर्मी याद आता है। हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में RS कुर्मी सर बहुत फेमस है। जैसे RD शर्मा की बुक है, RS कुर्मी की बुक है। हमारे मशीन इंजीनियरिंग में RS कुर्मी की बुक आती थी, बहुत बड़ी, इतनी। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे गिफ्ट दी थी जब मेरे 88% आए थे ना, तो खुश होके दी थी, तो मैं भी बड़ा खुश हो गया था। और इतनी अच्छी बुक थी, लिटरली तुम्हें उसको पढ़ने का मन होता है। RS कुर्मी मशीन से रिलेटेड है, मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, मैं दिखाऊंगा कभी। तो ये हो गया RNS, जहां पे वेर, जहां पे R and S आर एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर है। अभी मान लो कि इसमें जो भी कॉमन टर्म्स थे उसको मैंने कट कर दिया। तुम लोगों को पता है ना, ऐसे 12/34 हो तो इसमें से 2 6 12 और 17 2 24, तो जो कॉमन टर्म्स थे वो मैंने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिए? रिड्यूस। तो मान लेते हैं कि R और S में कुछ चीजें कॉमन रही होगी जिसको मैं रिड्यूस कर देता हूं। तो क्या मैं अभी ऐसे लिख सकता हूं कि √2 इज इक्वल्स टू a/b? क्या लिख दिया? a/b। जो भी कॉमन टर्म्स थे मैंने कैंसिल आउट करके रिड्यूस कर दिए। वेर a, b आर को प्राइम नंबर्स। इसका क्या मतलब है? मतलब अभी इसमें कुछ कट नहीं हो सकता। हाँ, इन दोनों के बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। अभी मैं क्या कर रहा हूं पता है? b को ले लेता हूं इस तरफ, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? √2b इज इक्वल्स टू a। अब मैं क्या कर रहा हूं? दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं, तो क्या मैं यहां पे लिख, लेट अस स्क्वायर बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अभी मैं 2 को वापस सामने भेज देता हूं,
तो क्या मैं ऐसे लिखूं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो अभी फिर से थियरम याद करो कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वही 2 ए को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसको मैं एक नंबर देके छोड़ देता हूं और यहां पे लिखता हूं, हियर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, क्योंकि थियरम कह रहा है, हाँ या ना। यहाँ पे थियरम नहीं लिखना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है फुल मार्क्स के लिए। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थियरम। तो अगर 2 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ लेट ए इज इक्वल्स टू 2c, फिर से 2 जो है वो ए को डिवाइड कर सकता है, मतलब ये हुआ ना कि 2 इसका फैक्टर होगा। तो मान लेते हैं कि ए के बराबर 2c है, ताकि 2 और 2 डिवाइड हो पाए, हाँ या ना। इसको मैं दे देता हूं 2 नंबर। अभी ध्यान से देखो, a इज इक्वल्स टू 2c है ना, a इज इक्वल्स टू 2c को 1 में डाल दो। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट a is equals to 2c in equation 1। तो यहाँ पे a की जगह पे 2c सब्स्टिट्यूट कर दे, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 2, राइट। इसको मैं दे देता हूं 3 नंबर। अभी सेम चीज ऐसे, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, हाँ या ना। क्यों, थियरम, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। अगर 2 जो है b को डिवाइड कर रहा है, a के बराबर 2c ले लिया, तो यहां पे b के बराबर 2d ले लो। सो लेट b इज इक्वल्स टू 2d और इसको दे दो 4 नंबर। अभी 2 नंबर और 4 नंबर को देखो, a क्या है 2c, b क्या है, पर a और b क्या थे, मतलब उनके बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं था। तो यहां पे 2 कॉमन कैसे हो रहा है, मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि रूट 2 रैशनल है वो गलत है। तो यहां पे हम लिखे क्या, बाय 2 and 4 a and b have 2 common, राइट। a और b को प्राइम होते हुए भी 2 कॉमन कहां से निकल आए। सो a and b are not co-primes, ये दोनों co-primes नहीं हो सकते। सो our assumption is false, गलत है। सो रूट 2 is irrational, हाँ, अनखुनी। सही है, थोड़ा लंबा है मानता हूं, पर अगर एक बार इसको याद रखते हो तो हर प्रॉब्लम के लिए सेम ही मेथड है। इसके अलावा कौन सा प्रॉब्लम है पता है, प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट रूट 7 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट रूट 11 इज इर्रेशनल, और फिर ऐसे 19 तक कुछ भी पूछ लेंगे। सेम मेथड हर बार, कंप्लीटली सेम, कॉपी पेस्ट लिख लो।
चलो एक काम करो, अभी सेम ही है तो आप मेरी हेल्प करो, इसको कैसे करूं? root 3 is rational. लेट अस Let us assume assume that root 3 is rational. assume that root 3 is rational number फिर so Root 2 is equals to root 3 is equals to r upon s, where r comma s equals to Any integer. any integer. फिर रिडक्शन के बाद आप चाहो तो लिख भी सकते हो, आफ्टर रिड्यूसिंग द रैशनल नंबर, सो रूट 3 इज इक्वल्स टू a upon b, where A and B a comma b are co-primes. co-primes. फिर सर हाँ। B को इससे ले लो सर. राइट, तो रूट 3 इंटू बी इज इक्वल्स टू ए. Squaring both sides. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ स्क्वायरिंग Both the side. बोथ साइड. क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर 3b स्क्वायर Is equals to A इज इक्वल्स टू square. ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू A square upon 3. ए स्क्वायर अपॉन 3. अभी वो स्टेटमेंट, इसको एक नंबर दे देते हैं. नाउ सिंस 3 डिवाइड्स A square. ए स्क्वायर, B also सो divided. हाँ 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए, क्योंकि थियरम है, उसका स्टेटमेंट लिख देना. स्टेटमेंट भी वही है वैसे तो, प्रॉब्लम नहीं है, तो थियरम ही लिखो. चलो, सो लेट Let A is equals to 3C. ए इज इक्वल्स टू सी, नहीं आया ना कहीं पे, हाँ 3c. इसको दे देता हूँ 2 नंबर. फिर हाँ, अब क्या करूँ? A की वैल्यू को फर्स्ट में substitute. एक में सब्स्टिट्यूट कर दो. Second को फर्स्ट में substitute. लेट अस सब इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. चलो, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि 3c स्क्वायर डिवाइड बाय 3. सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर डिवाइड बाय 3. 3 3s are 9. सो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 3. इसको सामने ले लिया मैंने, राइट. अब फिर से सेम स्टेटमेंट. नाउ 3 divides 3 B square. divides b square, so 3 also divides b because theorem, THEO, theorem. So let b is equals to 3d. b is equals to 3d. इसको दे दो तुम 3 नंबर. अब क्या करो? a is equals to 3c and b is equals to 3d from 2 and 3. From 2 and 3 क्या लिखो? a and b has 3s common factor. हाँ, तो लिखो a and b are not co-primes. डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट को प्राइम्स, जो भी कन्वीनियंट पड़े. आर नॉट को प्राइम्स, सो अवर अजम्पशन इज फॉल्स. सो Root 3 is irrational. रूट 3 इज इरेशनल, हेंस पिछली बार नहीं लिखा था ना, नहीं लिखा जाता. हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये प्रूफ वाला है ना, इसलिए प्रूव्ड लिखना पड़ेगा. इजी. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पर एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ. एक्सरसाइज का
क्वेश्चन 1 रूट 5 इज इरेशनल, लिख लो। चलो, पिछली बार हमने ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स को रैशनल है या इरेशनल उसको प्रूव करने वाले प्रॉब्लम किए थे। उसका हर बार एक ही मेथड आता था, जो जिस मेथड को हम कहते थे मेथड ऑफ, वो गेम कौन सा था, वो जंप करके खेलते थे, 2 प्लेयर गेम आता था। हमारे टाइम पे तो था, आपके टाइम का पता नहीं। हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम उसको को प्राइम बाद में ऐसे करके हम उसको क्लियर करते थे। हाँ, अभी आता है, ठीक है। चलो, तो अगर हमारे पास 2 अलग अलग नंबर हो, तो अगर हमें बिना प्रॉब्लम किए ही कुछ तात्पर्य पे आना हो कि ये रैशनल है या इरेशनल, तो एक ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर 2 रैशनल नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर कर रहे हो, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, तो आपका जवाब क्या आने वाला है? रैशनल और रैशनल नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर करो, जवाब रैशनल आएगा। रैशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर करो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जवाब क्या आएगा? इरेशनल। इरेशनल और इरेशनल के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, जवाब क्या आएगा? इरेशनल। पर इरेशनल और इरेशनल के बीच में मल्टीप्लाई या डिवीजन करो, तो उसका कभी कभी जवाब रैशनल भी होता है, कभी कभी जवाब इरेशनल भी होता है। ये थोड़ा ट्रिकी है। अभी आप बोलोगे सर कैसे, याद है कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक मैं इरेशनल नंबर ले लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट, और एक इरेशनल नंबर में ले लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि 2, जो कि है रैशनल नंबर, तो ये रैशनल आ गया। अभी देखो, बात तब बदल जाती है जब यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नहीं है, हालांकि रैशनल है, तो चलो इसको नहीं लेते, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, वो रैशनल हो जाता है। रूट 3 ले लेता हूँ, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, रूट 6 जो इरेशनल की कैटेगरी में चला जाता है। तो बता नहीं सकते कि वो रैशनल होगा या इरेशनल। उसी तरीके से डिवीजन में भी ये चीज़ काम करती है। तो ये 4 पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। ये तब हमें करने हैं जब सवाल 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा गया हो, पर अगर 2-3 मार्क के लिए पूछा हो तो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। पहले ये 4 पॉइंट लिख लो, लिख लिए? चलो, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। मान लो ये सवाल 1 मार्क की कैटेगरी में आया, तो ये 1 मार्क की कैटेगरी, हाँ, ये कौन सा नंबर है? रैशनल। ये रैशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, जवाब क्या आएगा? खत्म। तो आपको बस रीजन दे देना है कि रैशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल। पर कब? हाँ, पर मान लो कि यही सवाल है सेम टू सेम, पर 3 मार्क की कैटेगरी में है, तब जाके इसको कैसे करेंगे? क्या करना पड़ेगा? वैसे करना पड़ेगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। आप सब हो ना यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे? 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस, जहां पे आर एन एस आर एनी इंटीजर्स। लिखना पड़ेगा सर। हाँ, ऑफ कोर्स, 3 मार्क में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। फिर 5 माइनस रूट 3
is equals to a upon b, where a comma b are co-primes. फिर अब हमें क्या करना है पता है? √3 को अकेला करना है. क्या करना है? √3 को अकेला करना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, a अपॉन b को मैं इस तरफ ले रहा हूँ और माइनस √3 को मैं इस तरफ ले रहा हूँ. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू √3. ये इधर तो माइनस और ये इधर तो प्लस. ठीक है, एलसीएम ले लो. 5b माइनस a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू √3. पर स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम इज, बट स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इर्रेशनल. हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इर्रेशनल ही होता है, और वो चीज़ हम प्रूफ कर चुके मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 का थियरम था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एग्जाम्पल था और स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम था. तो स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी प्राइम नंबर हो वो हमेशा इर्रेशनल ही होगा. तो अगर ये बात हम जानते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है? इर्रेशनल. और यहाँ पे क्या है? रैशनल. तो हमारा अजम्पशन हियर LHS is rational or RHS is irrational. So our assumption is false. So 5 minus √3 is irrational. Hence showed. हाँ, hence showed. अच्छा, ये कितने मार्क्स का सॉल्यूशन है? 3 marks का. मान लो 5 मार्क के लिए दिया तो क्या करेंगे? पूरी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. वेरी नाइस. यहाँ पे जो हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया ना, अगर 5 मार्क की कैटेगरी में आता है तो इस स्टेटमेंट को पहले प्रूव करना पड़ेगा, बाद में उसका इस्तेमाल आप इसमें करेंगे. सर अगर मिस्टेक पता है तो 5b माइनस a अपॉन b को हम साइड में रख के फिर सिर्फ 3 को पूरा कर देंगे. राइट. मान लो यहाँ तक तुमने कर दिया है, बाद में यहाँ पे ना हम स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम इज इक्वल्स टू इर्रेशनल. ये एक तरीके का प्री अप्रूव्ड स्टेटमेंट है कि हम ये जानते हैं, पर बोर्ड वाला नहीं जानता और 5 मार्क के कैटेगरी में पूछा है, तो यहाँ से आप वो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन करोगे, उसको 1 नंबर दोगे, उसको इसके साथ कंपेयर करोगे, LHS रैशनल है, RHS इर्रेशनल है, हेंस ऐसा लिख के उसको क्लियर आउट करोगे. तो एक ही सवाल कितने मार्क्स की कैटेगरी में गया? 1, 3, 5. 5 मार्क की कैटेगरी आपके बोर्ड में है नहीं, तो ये सवाल प्रूव करने वाला नहीं आएगा. यहाँ तक मैक्स कर सकते हो, या फिर वो 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में. इजी कर लो. अरे वाह, कोनो वाल છે? हेल्प करो. चलो, शो दैट 3√2 इज इर्रेशनल. लेट अस assume that 3√2 is rational. सही है. सो 3√2 is equals to R upon S, where R and S are any integer. बाद में रिड्यूस कर दिया तो 3√2 is equals to a upon b. where A and B is equals to Co-prime. are co-primes. फिर बड़ हाँ, 3 को सामने भेज दो तो √2 इज इक्वल्स टू A अपॉन 3B, या फिर A अपॉन 3B इज इक्वल्स टू √2, बट √2 इज Prime number. इरेशनल. हाँ, मतलब prime number सर हाँ, बट स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम इज इरेशनल. prime is equals to irrational. प्राइम इज इरेशनल. फिर
LHS इज इक्वल्स टू LHS इज इक्वल्स टू रैशनल And RHS is और RHS तो इरेशनल है, हमने लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. सो अवर अजम्पशन इज assumption is false. So 3√2 is rational. और 1 मार्क के लिए पूछा हो तो स्क्वायर रूट, हाँ इरेशनल, सॉरी इरेशनल हाँ, और assumption is false, so hence showed, हाँ सही है ना. अब hence showed. अच्छा यही सवाल 1 मार्क के लिए पूछा हो तो so direct is रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इक्वल्स टू irrational. खत्म. और 4 मार्क 5 मार्क की कैटेगरी में गया हो तो √2 मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से फिर से करना है, मतलब 2 बार मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होगा. ठीक है, कर लो. ठीक है, चलो ये कुछ और प्रॉब्लम्स है सिमिलर, पर मैं चाहता हूं कि आप ये खुद कोशिश करें. पहला है 3 + √2 को इरेशनल साबित कीजिए. फिर नेक्स्ट है प्रूव दैट 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2. ये दोनों तो सिमिलर ही है. देखो तो आप ये 4 प्रॉब्लम अभी के अभी कोशिश करिए, बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं.